आइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने-माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बग्गा साहब से हमें ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल करने हैं। युद्ध जो चल रहा है उसका आगे किस तरह का रुझान रहेगा? कच्चे तेल पर क्या कुछ होगा? सोने-चांदी में क्या होगा? अमेरिका में फेड की अहम बैठक है इसी हफ्ते, तो उस पर भी पूरा, और जो कुछ ट्रम्प साहब कहने और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके क्या मायने? बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले चलें सर, इज़राइल, ईरान कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? देखिए अनिल जी, पर्सपेक्टिव में देखिए 700 किलोमीटर का फासला है दोनों में, तो हुँ, लैंड आर्मी तो आ नहीं सकती एक दूसरे की, मिसाइलें और ड्रोन से जाएंगे हुँ, या जहाज से जो बमबारी होगी। हुँ, दूसरा, कंबाइंड आउटपुट अगर देखें 500 बिलियन इसराइल का है रफली, ईरान का 400, तो 1% भी नहीं है दुनिया का। पॉपुलेशन देखें 100 मिलियन की है, 90 हो गई, 88 मिलियन तक ईरान का है, 9 मिलियन पॉपुलेशन इसराइल का है। अगर ये कहीं और भी होते, पर्शियन गल्फ के मुंह पे नहीं बैठा होता, ईरान अगर कहीं और ये ज्योग्राफिकली स्थित होते, तो कोई मार्केट में मूवमेंट भी आपको नहीं दिख रही होती। भाई ठीक है, रीजनल वॉर चल रही है, दो पक्षों में, चलने दो, देखी जाएगी क्या होता है। क्योंकि तेल पे इम्पैक्ट है, इसके कारण विचलित हो रहे हैं मार्केट, तो इसको पर्सपेक्टिव में देखना है। 700 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच में। इसराइल की क्षमता देखिए, 2300 किलोमीटर दूर के एयरपोर्ट पे उन्होंने वार किया कल, ईरान के। तो काफी ईरान का एयर डिफेंस निकाल चुका है इसराइल, और एसिमेट्रिकल हो गया। साथ में यूएस हेल्प कर रहा है इसराइल को। 2000 लॉन्ग रेंज मिसाइल है ईरान के पास, जिसमें से लगभग 250-300 वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो असला भी उनका खत्म हो रहा है। ये है कि चाइनीज मिलिट्री प्लेन उतरते जा रहे हैं तेहरान में, और चाइना जरूर उसको मदद भेज रहा है। बट ओवरऑल ये लिंगरिंग थोड़ा बहुत रहेगा स्कर्मिश के तौर पे, बट बड़ा जंग मुझे होते नहीं दिखता है। यहां से इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे काफी मीट हो चुके हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव उनका रह गया है कि यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है, हुँ, हुँ, एनरिच्ड यूरेनियम का, हुँ, उस तक पहुंचा जाए। दूसरा जो बहुत महत्वाकांक्षा है, जो होगा नहीं, कि रेजिम चेंज कर लिया जाए। रेजिम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा देश नहीं है। 9 करोड़ की आबादी वाला देश है, 6 लाख की सेना है, और ये रेजिम जो है 45 साल से पावर में है। तो ऐसा नहीं है कि सीरिया की तरह कि वो भाग निकलेंगे रशिया की तरफ, वो नहीं होने वाला है। काफी वो एंट्रेंच्ड है। बट यूरेनियम जो है उस तक पहुंचना, क्योंकि मोसाद जो है उनका इंटेलिजेंस एजेंसी, वो काफी एम्बेडेड है, वो काफी उनकी इन्फ्लुएंस है ईरान के अंदर। आप देखिए, ड्रोन से वो अटैक कर रहे हैं, और मल्टीपल ईयर्स से उन्होंने इसका अपनी क्षमता बढ़ाई है। यहां तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान के, उनके घर के अंदर जिस कमरे में वो बैठे थे, वहां पे ड्रोन से अटैक किया। तो पूरी बाकी बिल्डिंग में नुकसान नहीं हुआ, उनके घर में किसी और को नुकसान नहीं हुआ, केवल जो जहां वो बैठे थे वहां से ड्रोन से इन्होंने अटैक किया। तो ये जो सिंबलिज्म इजराइल ने दिखाया है कि 9 टॉप जनरल खत्म कर दिए, 15 न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, वो दिखा रहा है कि कितना पेनिट्रेशन है इजराइल का हुँ। ईरानी टॉप ईरानी रैंक्स में। लेकिन सर एक चीज़ साथ में जो दिख रही है कि इज़राइल ने तो जो किया दिख भी रहा है और इम्पैक्ट भी उसका नज़र आ रहा है। लेकिन ईरान ने भी वापस हमले तो किए हैं, राइट? और थोड़ा टेंशन उसी वजह से हुआ कि ईरान भी वापस मजबूती से आ रहा है, तो क्या उस हिसाब से मामला लंबा चल सकता है क्या? ईरान भी लड़ेगा? ईरान के ऊपर देखिए, कल जो पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई, और पुतिन ने कहा ठीक है मैं समझाता हूं, ट्रंप ने आके बोला, और फिर पुतिन का भी वक्तव्य आया, उनके भी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पुतिन ने ऑफर किया है। क्योंकि अगर ज्यूइश स्टेट देखें, तो रशिया वैसे नर्म दिल रहता है इसराइल की तरफ, और ईरान तो उनका एलाई है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन और रशिया, ये बहुत बड़ी एक एक्सिस है। तो जरूर मध्यस्थ होने की कोशिश करेगा, मध्यस्थता की कोशिश करेगा रशिया इसमें, और वहां से हो सकता है। ईरान के पास कैपेबिलिटी थी, मैं कहूंगा, बट जिस तरह से इसराइल, अनिल जी, एट एनी गिवन टाइम 200 लड़ाकू विमान इसराइल के ऊपर हैं,
ईरानियन एयर स्पेस में, और वो देख रहे हैं जहां से मिसाइल छोड़ा जाता है वहां पे बमबारी हो जाती है तुरंत। साथ में मोसाद एजेंट्स पूरे ईरान में छाए हुए हैं ड्रोन्स लेके, तो जहां पे वो एयर डिफेंस देखते हैं, जहां मिसाइल लॉन्चर दिखता है, वो इसराइल टेक ऑफ कर रहा है। हिजबुल्लाह को जिस तरह से इन्होंने खत्म किया, हमास को खत्म किया और सीरिया को डिग्रेड किया टोटली, ये सारा प्लेबुक इजराइल के पास है। तो ईरान के पास बड़े बड़े मिसाइल हैं, और जो बहुत बड़े हैं, 1 टन वाले मिसाइल उन्होंने अभी तक यूज नहीं किए। वो देखना पड़ेगा एयर डिफेंस उनको कैसे टेक ऑफ करता है। अभी तक उन्होंने वो अपने पहाड़ों में से निकाले नहीं, क्योंकि जैसे ही निकालेंगे इसराइल के हजारों आंखें बिछी हुई हैं कि कहाँ पे ये मिसाइल छुपे हुए हैं, बड़े वाले जो हैं। और वो जैसे निकलते हैं तब इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसराइल उनको रोक पाएगा कि नहीं। जो खबर निकल के आ रही है इजरायली साइट्स में, वही हम देख सकते हैं। हमारे पास इंटरनल तो कोई खबर नहीं है अनिल जी, जो मीडिया में आता है वही स्टडी कर सकते हैं। उसमें था कि इजरायली कैबिनेट को सेना ने कहा था कि 4,000 से 8,000 हमारे हलाक होंगे सिविलियंस। उसमें से अभी अभी तक आप देखिए 14 ही डेथ्स हुए हैं, और वो भी ऐसे हैं यूक्रेनी नेशनल्स जो इसराइल में शरणार्थी थे, वो मूव नहीं करे उनके बंकर्स के अंदर। इजरायली अगर आप देखें पॉपुलेशन, मेरे कई दोस्तों ने सिटी बैंक चलाया था इसराइल में, और वही होता था, घर के अंदर ही बंकर बने होते थे, सायरन आता है आपको बंकर के अंदर जाना है। हाँ हाँ। और एक कल रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिराई गई ईरान द्वारा, और अच्छा। एक भी आदमी को नुकसान नहीं हुआ, सोचिए। क्योंकि सब बंकर के अंदर थे। तो ये इजराइल की तो तैयारी है, क्योंकि अंडर सीज है वो कंट्री। तो 14 में से 6 जो थे यूक्रेनियन थे, जो अंदर नहीं गए बंकर के, और जिनके ऊपर मिसाइल का अवशेष गिरे। ये भी नहीं कि सीधा मिसाइल गिरी, वो एयर डिफेंस ने उसको तोड़ा और वो मिसाइल गिरते गिरते उसमें विस्फोट हो गया। तो इसराइल ने काफी अच्छी तरह मैनेज किया है। डर मार्केट्स को यही है कि क्या ईरान पर्शियन गल्फ बंद कर देगा। तो उसका भी असेसमेंट यही है कि चीन हो, भारत हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, ये सब कंज्यूमर देश बैठे हैं जो डिपेंडेंट है। ये शिपिंग 30% ओपेक की शिपिंग के द्वारा आता है। अ, सऊदी के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, जो वो मेडिटेरेनियन से भेज देंगे अगर वो आता है। तो सऊदी के आप रिफाइनिंग या प्रोडक्शन वेल्स नहीं बचा सकते, क्योंकि वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर ईरान ने उस पे हमला किया तो वो आप नहीं बचा सकते। तो वो रिस्क है। तभी जेपी मॉर्गन हो, डॉयचे हो, ये सारे $120 का बोल रहे हैं कि अगर बढ़ जाता है युद्ध। बट मार्केट अभी दिखा नहीं रहा है, वो 75 पे रुक गया है हम्म। ब्रेंट, और अभी तो नहीं दिखा रहा है। और यही लग रहा है कि इस तरह का छुटपुट होता रहेगा, जी। बट बढ़ेगा नहीं, फैलाव नहीं ठीक बात होगा। है। आइए बग्गा साहब से इसी पर राय ली जाए। बग्गा साहब, ये तो जैसे गोल्ड में लोगों को लगता है कि अब ठंडा हुआ है, थोड़ा शायद नीचे आया करे, कोई कोई ग्लोबल इवेंट ऐसी हो जाती है कि वापस से ये भाग जाता है। पिछले 4 महीनों में 4 ऐसी बड़ी इवेंट हो गई। क्या लगता है सर, रुकेगा नहीं? 1.25 लाख वाला मामला जो हमें मृत्युंजय बता रहे हैं, उस तरफ तेजी से बढ़ने को तैयार है? सबसे बड़ा जो ट्रेंड है गोल्ड में अनिल जी, सेंट्रल बैंक से, और बंसल जी ये बताते रहे हैं, टाइम टाइम पे हमने डिस्कस भी किया है। जो सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, जो 200 टन खरीदा करते थे साल का, 1,000 टन क्रॉस हो गया। एक साल उन्होंने 1,300 टन भी खरीदा। इस साल भी लगता है कि बहुत दमदार खरीदारी होगी। और पिछले हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली कि गोल्ड ने परास्त किया है यूरो को ग्लोबल रिजर्व्स में। तो गोल्ड अब क्रॉस कर गया है यूरो के हिस्सेदारी में, सिर्फ डॉलर के पीछे है गोल्ड। तो सोना खरीदा जा रहा है, स्पेशली जब यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया का $350 बिलियन का एफएक्स रिजर्व जब्त कर लिया गया। तो काफी कंट्रीज देख रहे हैं कि अगर मेरा पैसा ऐसे जब्त हो जाता है सैंक्शंस में, तो उससे बेटर है कि मैं सोना खरीदूं और सोने पे बैठूं। और सप्लाई तो बढ़ नहीं रही है। तो यही सबसे बड़ा ट्रेंड जो है, एक ये है। दूसरा है चाइनीज प्रॉपर्टी में जो पैसा जाता था वो 2-3 साल से नहीं जा रहा है। अभी फिर से मई का ये जो नंबर निकल के आए, चाइनीज प्रॉपर्टी काफी नीचे आई, प्राइसेस डिफ्लेशन में है पूरी इकोनॉमी। तो उसमें क्या हो रहा है, जो चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर है वो सोना खरीद रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प
मिल रही है सोने को। ये दो ट्रेंड है सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक से, और वो बदलने नहीं वाला है। जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है, ट्रंप का जो बड़ा टैक्स बिल है, उससे 400-500 बिलियन डॉलर और उनका फिस्कल डेफिसिट और डेट साल का बढ़ जाता है। वो देखते हुए दुनिया यही कह रही है, हम क्यों अमेरिका को सप्लाई करते रहे मुफ्त का कैपिटल, उससे अच्छा सोना लेके बैठ जाते हैं। एक और इसका डेरिवेटिव है जो क्रिप्टो में हमने देखा है, जो रिकवरी आई है। ट्रंप ट्रेड में नवंबर में क्रिप्टोस भागे थे, फिर हमने देखा कि जनवरी में गिरे जब पूरे मार्केट्स गिर रहे थे। अब फिर से हम रिकवरी देख रहे हैं, और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कंपनियां अब ऐसी हैं जो पैसा जुटा के क्रिप्टो खरीद रही हैं, या सेंट्रल बैंक्स बात कर रहे हैं, रेगुलेशन आने वाला है। तो क्रिप्टो एक छोटा सा अंश, मैं कहूंगा। गोल्ड अगर 21-22 ट्रिलियन डॉलर्स का है मार्केट कैप पूरे सोने का दुनिया में, क्रिप्टो का 2.5 ट्रिलियन है, तो एक 10वां अंग है अभी। बट क्रिप्टो भी बढ़ रहा है इसी कारणवश। बट गोल्ड क्या है, आपके पोर्टफोलियो में अनकोरिलेटेड रिटर्न देता है। क्रिप्टो चलता है स्टॉक मार्केट के साथ, तो रिस्क ऑन एसेट है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो आपके रिस्क कम कर देता है पोर्टफोलियो में। गोल्ड आपका रिस्क भी कम करता है और आपको अनकोरिलेटेड रिटर्न्स दे रहा है। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा एक एसेट बन के आ रहा है, और 10% से ज्यादा अब पोर्टफोलियोज में आ गया। हम जब करते थे जी। फाइनेंशियल प्लानिंग, हम कहते थे हम्म। 5 से 10% रखिए, बट ग्लोबली पोर्टफोलियोज में अब 10 से ज्यादा हो गया, अनिल जी। एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय लिए। बग्गा साहब से मुझे ट्रंप की इंटरवेंशन पे भी पूछना, लेकिन उससे पहले जो बड़ी इवेंट है इस हफ्ते की अमेरिकी बाजारों के लिए, वो है फेड की बैठक। बग्गा साहब, क्या फेड चेयरमैन एक बार फिर से ट्रंप साहब की नहीं सुनेंगे, या फिर महंगाई वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आती दिखिए, ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश बन सकती है रिमोटली भी, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांस है? 2% का चांस है, तो इक्वल टू नो चांस ही है, अनिल जी। क्योंकि हम्म। जैसे तेल की कीमतें जा रही हैं, तो अभी तो बिल्कुल वो कहेंगे कि डेटा ही नहीं है हमारे पास। और यूएस इकोनॉमी में लेबर अच्छा चल रहा है, नई नौकरियां लग रही हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ना कंज्यूमर में, कंज्यूमर के खर्चों में, ना ही ओवरऑल इकोनॉमी में। सेंटिमेंट जरूर बिगड़ा, बट सेंटिमेंट को वो लेते नहीं है अपने जो एनालिसिस है। तो ओवरऑल कुछ करने नहीं वाले, अनिल जी। बट डॉट प्लॉट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। 18 लोग जो उनके वोटिंग में बैठे हैं एफओएमसी में, वो क्या सोच रहे हैं, कितने रेट कट इस साल सोच रहे हैं, और कब से। मार्केट ने अभी जो फैक्टर इन किया है, जो स्वैप मार्केट दिखा रहा है हमें कि सितंबर में एक रेट कट आता है और दिसंबर में, तो दो रेट कट, एक सितंबर में एक दिसंबर में। तो वो क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये यही कहेंगे कि डेटा ड्रिवन है, ऑन बैलेंस है, ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन अच्छी तरह से हमारे लेवल पे आ रही है, अभी हमें नहीं लगता है। बट ये जरूर है जो आपने कहा कि क्या गुंजाइश है। मार्केट तो 2% दे रहा है, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड ये हो सकता है, ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि मैं एक शैडो गवर्नर नियुक्त करने वाला हूं, कि जो पावेल से टेक ओवर करेंगे अगले साल मई में। कार्यकाल समाप्त होता है पावेल का। तो अगर इससे वो थोड़ा प्रेशराइज होके बोलें कि 2% के करीब हम आ गए हैं, और हमें लगता है कि इकोनॉमी को ग्रोथ पे रखने के लिए हमें रेट कट करना है, वो बहुत स्मॉल एक प्रोबेबिलिटी है, और वो पॉलिटिकल मूव होगा जो वो करना नहीं चाहेंगे। लगभग तय है कि कार्यकाल के बाद ट्रंप उनको नियुक्त नहीं करेंगे, तो अपना लेगेसी मेरे ख्याल से खराब नहीं करना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से तो नहीं करेंगे। बट डॉट प्लॉट अहम रहेगा, थोड़ा आइडिया मार्केट को मिलेगा। मार्केट 2 रेट कट की उम्मीद लगाए बैठा है, उस पर क्लैरिटी वेडनेसडे को आ जाएगी। एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय ले लिए जल्दी से जाने से पहले, कि क्या ट्रंप के बीच बचाव की कोशिश रंग लाएगी, या फिर ईरान और इसराइल लड़ते ही रहेंगे? सर, क्या व्यू बन रहा है? जो भी हो जाए, ट्रंप उसका श्रेय तो ले ही लेंगे और बोलेंगे बिग ब्यूटीफुल इंटरवेंशन बाय मी। तो हर चीज को वो बोलते हैं इट्स अ ग्रेट वॉर, इट्स अ ग्रेट डील।
तो वो श्रेय तो ट्रम्प ले ही लेंगे। अब कल पुतिन के साथ जो बातचीत हुई, पुतिन ने कहा है कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। देखते हैं, बातचीत तो चल रही होगी, बट इसराइल का जब तक ऑब्जेक्टिव ना मीट हो जाए, उसको यूरेनियम स्टॉकपाइल जो है वो हटानी है। 60% का इनरिचमेंट ईरान कर चुका है, जिससे कि 15 न्यूक्लियर बॉम्ब तक वो तैयार कर सकता है। 90%, 93% के एनरिचमेंट पे वो बॉम्ब का मटेरियल बन जाता है। तो वो अब कुछ हफ्तों में तैयारी कर सकता था, इसलिए इसराइल ने युद्ध शुरू किया है। वो युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक उनके जो यूरेनियम डिपॉजिट है वहां तक ना पहुंच जाए, या ईरान हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाए कि हम बम नहीं बनाएंगे। ये दोनों युद्ध विराम के तरीके हैं। बट ओवरऑल ट्रम्प श्रेय लेंगे और कहेंगे कि मैंने ही करवाया और मैंने ट्रेड डील इन दोनों को दी, और ग्रेट ब्यूटीफुल डील हो चुकी है। है। तो ये है आपके लिए पूरा पूरा, ये बात सही है, कुछ भी करें ट्रम्प। भाई साहब, सर आपने उनका वो ट्वीट देखा? कल मैंने पढ़ा था बगा साहब के लास्ट में उन्होंने लाइन लिखी है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता। मैं इधर, और मैं बोला भाई तू रुकना, तू खुद ही ले लेता, पहले तू रुकेगा तब तो कोई दे पाएगा। नहीं, और अनिल जी, G7 में सब भयभीत है। वो कह रहे हैं गॉडजिला आ रहा है कनाडा में, तो बहुत भयभीत है। और वो एक जॉइंट कम्युनिके भी नहीं निकालने वाले, क्योंकि पिछली बारी हाँ। जब वो जस्टिन ट्रूडो को मिले थे, वापस आके इतना गाली गलौज हो गया और बोला जस्टिन ट्रूडो ये है, और मैंने तो ये कभी एग्री नहीं किया था। तो इस बार ये वक्तव्य ही नहीं होगा, एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आने वाली G7। वो सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे कि ये बातचीत हुई, क्योंकि ट्रम्प का पता नहीं, इधर जाए उधर जाए, कुछ भी वो कह सकते हैं। तो सब डर के बैठे हुए हैं कि ये अब आ रहे हैं कनाडा। सब बहुत भयभीत हैं G7 के सारे लीडर्स।